नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी है। तो अब हम अपने यूजीसी नेट के सिलेबस को पूरा करेंगे और इसलिए मैं आप सभी के लिए क्लासेस लेकर आई हूँ हिंदी मीडियम में मेनली। तो आप ये आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अब एक यूनिट सॉरी पॉलिटिकल साइंस की एक मेन यूनिट पॉलिटी को हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा चैप्टर होगा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारे सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और आज हम जानेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, ठीक है। और उसके हिस्ट्री, उसके बैकग्राउंड के बारे में हम पहले जानेंगे, फिर उसके सैलिएंट फीचर्स के बारे में जानेंगे। इन द लास्ट हम कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सैलिएंट फीचर्स। तो भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसके लिए कुछ यहाँ पर बैकग्राउंड दिया गया है। देखिए, जब हमें आज़ादी मिलने वाली थी उससे पहले ही हमने अपने संविधान को बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया था, ठीक है। जिसके लिए क्या था कि एक संविधान सभा का होना बहुत ज़रूरी है। हमारा कुछ जगह पर जो संविधान होता है वो लिखित होता है, कुछ जगहों पर जो संविधान है वो अलिखित होता है। तो इंडिया में जो है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके लिए एक संविधान सभा को बनाना ज़रूरी था। तो हम इसके लिए सबसे पहले जो संविधान सभा को बनाने के लिए सर्वप्रथम जो विचार है वो एम एन रॉय के द्वारा ये विचार दिया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, 1934 में एम एन रॉय ने संविधान सभा को बनाने का विचार दिया था। उसी के ही बाद 1934 में स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा कि संविधान सभा बननी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। और उसके निर्माण के लिए एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रक्रिया बताई गई थी। तो इस तरह से 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो भी अपना प्रस्ताव लेकर आई थी। नेहरू जी के द्वारा 1938 में एक प्रस्ताव लेकर आया गया कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, वो भी वयस्क मताधिकार के आधार पर, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा क्या करना चाहा कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि हमारी जो संविधान सभा है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं बनाई गई है। ओके, सिर्फ 10 से 15% लोग ही इसके अंदर वोटिंग में या फिर उसमें शामिल हुए थे, ठीक है। इसके लिए वजह ये थी, एक तो हमारे पास उस समय पे इतने संसाधन भी नहीं थे और ऐसे वोट कराना काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस रहता, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे संविधान सभा जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हुई थी। जो भी पहले उस समय के हमारे रूलर्स रहा करते थे उनके द्वारा मेनली हमारे संविधान सभा का इलेक्शन किया गया था। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ था 1940 में, उसके बाद 1940 में नेहरू की मांग को क्या स्वीकार करने के लिए 1940 में अगस्त प्रस्ताव लेकर आया गया था, ठीक है। इसे ये मांग जो नेहरू जी ने रखी थी, इसके लिए अगस्त प्रस्ताव लेकर आए थे। इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। फिर उसके बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया था, ठीक है। लेकिन इसको अस्वीकार कर लिया गया था भारतीयों के द्वारा, ठीक है। मुस्लिम लीग ने उस समय पे देखिए क्या हो रहा था, इंडिया और पाकिस्तान में विभाजन के लिए बातें उठ रही थी, मतलब भारत में विभाजन के लिए बातें उठ रही थी और पाकिस्तान नाम का एक अलग राज्य है की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की जा रही थी। तो इसी के चलते मुस्लिम लीग ने क्या किया था, अपना विरोध प्रदर्शन किया था कि हम संविधान निर्माण में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है, हमें अपना एक अलग राज्य चाहिए। इसलिए क्रिप्स मिशन को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। ओके, उसके बाद अब बात करते हैं कि संविधान सभा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कि संविधान सभा कैसे बनी थी। देखिए, क्रिप्स मिशन को जो स्वीकार नहीं किया गया था वो असफल हो गया था। उसके बाद 1946 में 3 सदस्यों की एक कैबिनेट मिशन आया था, जिसमें जो मेंबर्स थे वो कौन कौन थे, लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस थे, ठीक है। लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस थे और सर स्टिफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। आपको इन तीनों का नाम याद रखना है, यूजुअली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टिफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर जो थे वो भारत भेजे गए थे। कैबिनेट मिशन बनाकर इनको भारत में भेजा गया था और इन्होंने एक बुनियादी ढांचा दिया था कि किस तरह से क्या करना है, संविधान का निर्माण किया जाना है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि क्या होना चाहिए कि 339, याद रखिएगा, इन्होंने जो संख्या बताई थी वो थी हमारी 389 मेंबर्स जो इन्होंने संविधान सभा के बताए थे कि क्या होना चाहिए, संविधान सभा बनाई जाएगी, इनके इतने मेंबर्स होंगे। बट लास्ट में हमारे इतने मेंबर्स नहीं हो पाए थे। ओके, उसके बाद है, अब हम बात करते हैं कि कैसे कैसे रिप्रेजेंटेशन हुआ था संविधान में, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतों व राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जाएंगी। तो जो भी सीटें दी गई थी वो जनसंख्या के अनुपात में थी। याद रखिएगा, 10 लाख पे एक सीट रखी गई थी। ओके, भारत बहुत बड़ा देश था तो 10 लाख पे एक सीट को रखा गया था।
और संविधान सभा की कुल टोटल 389 सीट रखी गई थी, ठीक है। और ये जो सीटें थी इसका विभाजन भी कई तरीके से किया गया था, जिसमें से बाकी की 93 सीटें जो थी वो देसी रियासतों से निर्वाचन होके आना था, ठीक है। देखिए जो देसी रियासतें थी वो ऐसी रियासतें थी जहाँ राजा रजवाड़ों का मतलब राजाओं का रूल हुआ करता था, इन्हें देसी रियासतें कहते थे, यही रजवाड़े हुआ करते थे। और यहाँ पर क्या होता था, ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक शासन वाले प्रांतों की 296 सीटें जो है वो कहाँ पर रखी गई थी, प्रांतों के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रांतों के लिए 296 सीटें रखी गई थी, ठीक है। और याद रखना कि 93 सीटें जो है किसके लिए रखी गई थी, 93 सीटें 93 सीट जो है वो रजवाड़ों के लिए रखी गई थी, और 296 सीटें जो है वो हमारी रखी गई थी जो भी हमारी ब्रिटिश शासन, जो ब्रिटिश सरकार के जो भी प्रांत थे, ओके, जहाँ पर उनका ब्रिटिश सरकार का डायरेक्टली रूल हुआ करता था। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो 296 सीटें रखी गई थी उसमें से 292 सदस्यों का चयन ब्रिटिश सरकार के गवर्नरों के अधीन हुआ था, वो 11 प्रांत थे। और 4 का जो था वो दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 चीफ कमिश्नरों के प्रांतों से हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि ये 389 सीटें रखी गई थी, जिसमें से 29 जो थी प्रांतों से थी, ठीक है, डायरेक्टली, और ये 11 प्रांतों से थी, ठीक है। और इसमें से जो 93 सीटें जो थी वो कहाँ से थी, रियासतों से थी, ठीक है। लेकिन जो 296 थी उसमें 292 वो 11 प्रांतों से थी, और बाकी की जो 4 है वो सीटें दिल्ली से थी, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान और इन सारे चीफ कमिश्नर वाले प्रांतों से थी। ओके, ऑल क्लियर। फिर से एक बार बता देती हूँ, देखिए टोटल सीट रखी गई थी 389, जिसमें से 396 प्लस 93, ठीक है। तो अब इसमें से भी 292, ठीक है, प्लस 4, 292 को रखा गया था 11 प्लस 4, मतलब कि 11 प्रांत और 4 चीफ कमिश्नर्स के द्वारा, ठीक है। और बाकी 93 जो थी वो हमारी देसी रियासतें थी, ठीक है, ये हमारी देसी रियासतें थी। और ये हमारे ब्रिटिश रूल वाले डायरेक्टली जो भी क्षेत्र थे जहाँ ब्रिटिश रूल हुआ करता था वहाँ से इनको रखा गया था, ओके। तो ये हमारी सीटों का इस तरह से कैबिनेट मिशन ने एक हमारे संविधान सभा का एक प्रारूपिक ढांचा तैयार किया था, ओके। अब हम बात करते हैं कि प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय में बांटा गया था, सिख, मुस्लिम और सामान्य जनसंख्या के अनुपात में। प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किससे किया गया था, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से और समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीके से, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया गया था और समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा। इसका मतलब ये होता है जितनी जनसंख्या है उसी के अनुपात में क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, ओके। तो जो रिप्रेजेंटेशन था वो कैसे होता था, उनका रेशो क्या था, 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट को रखा गया था, ओके। तो ये हमारा एक प्रोसेस रहा था कि कैसे संविधान सभा को चुना जाएगा, और ये प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों के द्वारा। तो याद रखिएगा जो विधानसभा, देखिए जो हमारी संविधान सभा है उससे पहले भी हमारी कोई ना कोई गवर्नमेंट तो हुआ ही करती थी, बिना गवर्नमेंट के, बिना राजाओं के रूल तो नहीं हो सकता था। तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव या फिर रूलर्स उस समय पे हुआ करते थे उन्होंने ही हमारी संविधान सभा का निर्माण किया था। आगे है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया गया था, जैसे कि मैंने बताया कि राजाओं के द्वारा किया गया था। तो जो संविधान सभा वो आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से नामांकित थी। इस बात को याद रखिएगा कि वो आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से नामांकित थी, यानी नॉमिनेटेड की गई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किसे कितना रिप्रेजेंटेशन मिला था। तो याद रखिएगा कांग्रेस की जो सीटें थी वो 208 थी और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी 296 में से, ठीक है। और ये जो इलेक्शन थे कब हुए थे, 1946 में हुए थे, जुलाई और अगस्त में, ठीक है। और इसमें 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 मिली थी और 15 अन्य समुदाय को प्राप्त हुई थी। अब है कि भारतीय संविधान की क्या कार्यविधि रही है। तो याद रखिएगा कि हमारी संविधान सभा की जो मीटिंग थी, जो पहली मीटिंग थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ओके। इस दिन हमारी पहली मीटिंग हुई थी। पहली मीटिंग जो हुई थी संविधान सभा की वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ओके। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। मुस्लिम लीग के द्वारा बैठक का बहिष्कार किया गया क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी वो क्या चाहते थे कि हर तरह से हमें क्या मिलना चाहिए, एक नया स्टेट मिलना चाहिए, ठीक है। वे हमेशा क्या चाहते थे, एक नए स्टेट की ये बात करते थे, इसलिए इन्होंने
माने से इस मीटिंग में मना किया था। फिर याद रखिएगा जब अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, हमारे सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर 11 दिसंबर यानी 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष बने थे, ठीक है। और बी.एन. राव जो थे वो एक संवैधानिक सलाहकार थे। फिर से देखिए, जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष जो थे राजेंद्र प्रसाद, और हमारे उपाध्यक्ष जो थे, स्थायी उपाध्यक्ष, याद रखिएगा स्थायी उपाध्यक्ष जो थे वो एच.सी. मुखर्जी थे, ठीक है। और उसके बाद हमारे कुछ एक संवैधानिक सलाहकार भी थे, वो थे सर बी.एन. राव, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे उद्देश्य प्रस्ताव की। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो कब रखा गया था, यानी जो हमारी प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसी को ही क्या कहा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव। मतलब उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब है कि भी ये हमारे भारत के स्वरूप को बताता है, हमारे सरकार की संरचना को बताता है, साथ में ये शक्ति के स्रोत के बारे में बताता है, और हमारा संविधान कब गठित हुआ था इसकी तारीख भी घोषित करता है। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये सबसे पहले किन्होंने पेश किया था, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था, ठीक है, प्रस्तुत किया गया था। यह भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख मुद्दों के उचित सारांश के रूप में था, साथ ही इसे संवैधानिक संरचना के ढांचे और मूल दर्शन की भी स्पष्ट झलक थी। तो याद रखिएगा उद्देश्य प्रस्ताव ही बताता है कि भाई हमारे संविधान की जो संरचना उसका ढांचा क्या होना चाहिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, वो सभी उद्देश्य प्रस्ताव में देखने को मिलती है, जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं कि भारत एक संप्रभु संपन्न गणराज्य होगा जो अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा, ओके, ये बातें कही गई थी। तो क्या होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। कहने का मतलब ये है कि इंडिया के पास ही अपना स्वराज यानी रोल करने का अधिकार अब किसके पास है, इंडिया के ही पास है। उससे पहले अंग्रेजों के पास ये अधिकार हुआ करता था, ठीक है। अब यही हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श भी रहे हैं कि हम क्या चाहते थे कि हमें संप्रभुता मिलनी चाहिए, सॉवरेनिटी मिलनी चाहिए। तो ये हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में यही बातें तत्वों को रखा गया था। बाकी भारतीय संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो उस समय ब्रिटिश शासन में हैं, ठीक है, और देसी रियासतों में है, या दोनों बाहर ऐसे क्षेत्र हैं जो संप्रभुता संपन्न भारत में शामिल होना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं हमने अंडमान निकोबार हो गया, दादरा नगर, ये सारे जो क्षेत्र थे इंडिया के बाहर के, ये भी हमने अपने अंदर इनको शामिल किया। हमने सिक्किम को 1975 में शामिल किया था, ठीक है, 36 और 35 अमेंडमेंट के तहत। इसी तरह से कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ डायरेक्टली ब्रिटिश रूल हुआ करता था, वो भारत का हिस्सा बनेंगे, ठीक है। देसी रियासतें जो कि हमारे उस समय पे 93 हुआ करती थी, ये सब बनेंगी, ठीक है। आगे है इन्होंने ये भी बताया है कि कितने तरह के न्याय दिए जाएंगे। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, ये पद की, अवसर की और कानून की समानता, इन सब की भी बातें हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में की गई थी, ठीक है। और स्वतंत्रता, 5 तरह की स्वतंत्रता की बात इन्होंने की थी, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता। मतलब उद्देश्य प्रस्ताव में तो बहुत सारी क्या की थी, स्वतंत्रताएं हमें दी गई थी, पर हमने आगे चल कर जो अपने प्रेमबल है उसमें भी रखी हैं, ठीक है, कुछ प्रस्ताव, 5 तरह की स्वतंत्रताएं, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, धर्म, इन सब की स्वतंत्रताएं जो है हमारे प्रस्तावना में दी गई हैं। लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यक, पिछड़ी जातियों, जनजातीय क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी, ओके। उसके बाद है जो अवशेष शक्तियाँ हैं वो किसके पास होंगी, अवशेष शक्तियाँ इकाइयों के पास रहेंगी, ठीक है। ये सब बातें की गई थी इसमें। आगे है कि जो भी पार्ट है इसके भारत के, उन सबके पास जो है बाकी की अवशेष शक्तियाँ होंगी अपनी अपनी। स्वतंत्र संप्रभु भारत की समस्त शक्तियाँ एवं प्राधिकारों का अंतिम स्रोत जो है भारत की जनता होगी। हमने अपने प्रीमल में पढ़ा है कि हम भारत के लोग, मतलब कि जो शक्ति का जो स्रोत है वो भारत के लोग हैं। तो अल्टीमेटली जो पावर है हमारे पास ही है। और आप सभी देखते होंगे कि मान लीजिए कोई भी बिल आया है, वो पास हो गया और वो जनता को पसंद नहीं आया और वो उससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा, अगर वो उनके विरोध में है, तो इस तरह से वो कोई भी आंदोलन सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। और सरकार को अगर ये लगता है कि हाँ जनता सही है, तो उन्हें चेंज भी करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जनता ही जो चाहेगी वो जनता ही के अकॉर्डिंग ही होगा, उनके भले के अनुसार ही किया जाएगा। बाकी इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया था। तो ये डेट आपको याद रखनी है। ये उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था, 22 जनवरी 1947 को, 22 जैन 1947। और ये कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया गया था। उसके बाद और भी बहुत सारे जो है कार्य किए गए थे। 22 जुलाई 1947 को हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो याद रखिएगा कब, 22 जुलाई 1947 को हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। 22 जुलाई 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया था।
राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। मतलब हमारा संविधान लागू होने से 2 दिन पहले जो हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, उस दिन हमने अपने ये कुछ कार्य किए थे, ठीक है? राष्ट्रीय गान को अपनाया था, राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया था और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना भी गया था, ठीक है? तो ये डेट जो है, ये 3 डेट जो है, एक साथ ये कार्य किए गए थे, ठीक है? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अब इसको बनने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी? टोटल 11 हुई थी। लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था और 114 दिन तक उस पर विचार भी किया गया था, ठीक है? अब ये देखिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951 से 52 में हुए जो भी आम चुनाव थे, उसके बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत में अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य किया। यही संविधान सभा ने जब तक हमारे प्रॉपर वे में चुनाव करके एक नई सरकार नहीं बनी थी, तब तक इन्होंने ही सरकार के रूप में कार्य किया था, ओके? यही संविधान सभा ही हमारी उस समय पे संसद हुआ करती थी, अंतरिम, ठीक है? अप्रैल 1952 में अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया था। कब? अप्रैल 1952 में, क्योंकि हमारे इलेक्शन इस समय पे खत्म हो चुके थे, नई सरकार आ चुकी थी। पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आई, ठीक है? कब? 1952 में नई निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई थी। अब हम बात करते हैं हमारे जो संविधान सभा है उनके कुछ मेन मेंबर्स, जो कि कौन थे? संघ शक्ति। ये हम कुछ ट्रिक के साथ इसे याद करने की कोशिश करेंगे। सो देखिए, संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब हम इसे याद कर सकते हैं, संघीय। अगर हम अच्छे से खाएंगे पिएंगे घी के साथ, एनर्जी हमारे अंदर आएगी और हम क्या रहेंगे? जवान रहेंगे। तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं, घी से जवान रहेंगे, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या फिर इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। संघ यानी सेंटर लेवल को आप जोड़ सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, क्योंकि वही हमारे प्राइम मिनिस्टर थे सेंट्रल लेवल पर, जो कि एक पद है, ठीक है? अब है प्रारूप समिति। ये सभी इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वो हमारे संविधान सभा के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है? तो प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट, जिन्होंने ड्राफ्ट बनाया था, तो ड्राफ्ट तैयार करने में आपको पता है कि अम्बेडकर जी का सबसे बड़ा योगदान रहा है, ओके? इनके साथ कुछ और भी मेंबर्स थे जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। माधव, कृष्ण स्वामी अय्यर, अयंगर, और ये आगे हम इन सबके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आगे है कि संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे, ठीक है? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? मुंशी जी थे, ठीक है? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के मुंशी थे। मुंशी जी क्या करते हैं? हमेशा कार्य कैसे करना है ये सब बताते हैं हमें। तो मुंशी जी जो थे उन्होंने वह कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष हैं। झंडा समिति JP कृपलानी, ठीक है? झंडा समिति के अध्यक्ष JP कृपलानी। वार्ता समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल। देखिए, आपको जो लर्न करने हैं वो मेन है, आप ये 2 याद कीजिएगा, ये याद कीजिएगा, ठीक है? और प्रक्रिया समिति के मेंबर्स को भी याद करना है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष को डेफिनेटली याद करना है, ये सरदार पटेल जी। आपको पता होगा कि रसवाड़ों देसी रियासतों को भारत में जोड़ने में सबसे बड़ा योगदान जो था किनका था? सरदार पटेल जी का। तो इससे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो भी हमारे देश में और प्रांत बनाने में जिनका योगदान रहा है वही क्या थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, ओके? उसके बाद हम बात करते हैं मूलाधिकार और अल्पसंख्यक समिति। तो ये भी मूल अधिकारों से रिलेटेड, अल्पसंख्यकों की समिति से रिलेटेड जो भी अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे। और आवास समिति के अध्यक्ष जो थे वो B पट्टास्वामी सीतारमैया थे। ये आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, आप ये याद कीजिएगा, ये फर्स्ट 2 एंड 3, ओके? ये